बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ हक जापान टीवी से मैं हूँ राना अबरार हुसैन। मेरे साथ आज के मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक प्रेसिडेंट जनाब नईमुल गनी अराइन साहब। नईमुल गनी अराइन साहब सिर्फ सियासी शख्सियत ही नहीं है, समाजी शख्सियत भी हैं और इनने काफ़ी अरसा तक जापान के अंदर जो है रफ़ाए आमा के लिए अपनी अनथक मेहनत और कोशिशें की हैं। ख़ासकर जो जिस दौर में हमारे पीआईए की तरफ से और दीगर एयरलाइन की तरफ से मैयत को ले जाने के लिए खासी रकम दरकार होती थी, इनकी कोशिशों से और मेहनतों से एक वक्त आया कि पीआई ने फ्री मैयतों को पाकिस्तान पहुँचाने का इंतज़ाम किया, जिसमें दीगर कम्यूनिटी के लोग भी शामिल थे। तो हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे और हम पाकिस्तानी जो जापान के अंदर मुकीम है और मुख्तलिफ मीडिया के साथ उनका तल्लक है। कुछ तो वो हैं जो पाकिस्तानी मीडिया के साथ मुंसलिक हैं और कुछ वो हैं जिनने वेबसाइट वगैरह यहाँ बनाई है और उससे काम किया। चंद एक दो का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं आपके साथ कि यहाँ प्रिंट मीडिया में दुनिया न्यूज़ होता था, फिर ताहिर साहब का और हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मलिक हबीब रहमान साहब जो आज हम में नहीं है, उनका पाकिस्तान अखबार जो है वो प्रिंट मीडिया में शामिल रहा है। तो मैं सबसे पहले आज के शो में जनाब नईमुल गनी राय साहब को वेलकम करता हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने इनवाइट किया और आपको मुबारक हो कि आपने खरी खरी गुफ्तगू का प्रोग्राम जो है वो दोबारा शुरू किया, तो इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आज हम स्टार्ट लेंगे कि जब एक वक्त आया था सुनामी यहाँ जापान में आई है 2011 में, और उसमें काफ़ी तबाहकारियाँ हुई और चंद पाकिस्तानी भी उसका शिकार हुए। जो पहला पाकिस्तानी भट्ट साहब थे उनका इंतकाल हो गया सुनामी के दौरान, और उसमें भी काफ़ी तगोदो और कोशिशें की गई उनकी मैयत के लिए। तो आप हमें बताएंगे कि आजकल भी मैयत के सिलसिले में कुछ लोग मुतहर्रिक हैं और काम करते हैं, तो उस वक़्त का और आज का क्या फ़र्क होता था इस तरह जो है हमारी कम्युनिटी के लिए काम करने के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पहले जो तरीक़ाकार था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि जो एयरलाइन के रूल्स रेगुलेशन है वो बग़ैर फ्यूनरल कंपनियों के जो है वो डेड बॉडी नहीं लेती हैं। वो पीआईए से हमने बात की, क्योंकि पैसे बहुत खर्च होते थे और तकरीबन नरीता एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए 8 लाख के वो लेते थे, 8 से 9 लाख के। तो वो पीआईए वालों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप डायरेक्ट हमें दे दें। तो उसमें फिर ये होता था कि एम्बेसी के पेपर भी खुद बनाने पड़ते थे, डेड बॉडी को भी खुद पहुँचाना पड़ता था, तो इसलिए हमारी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। लेकिन आज का अगर आप देखें तो आज जो है फ्यूनरल कंपनी के थ्रू, क्योंकि पीआईए बंद हो चुकी है, तो दूसरी एयरलाइनें तो फ्यूनरल कंपनी के बगैर वो डेड बॉडी लेती नहीं है। तो जिसके लिए वो जापानी जो है पैसे लेता है, जब वो पैसे लेता है तो पूरा काम भी वही करता है। तो अच्छा, इसलिए ये एम्बेसी का भी जो काम है पेपर बनाने वो भी जापानी वो सारा जापानी करता है, वो अच्छा, सारा जापानी करता है। तो इसलिए अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी कि हम जो है वो जब पैसे दे रहे हैं तो फिर काम भी उनसे पूरा हाँ, सारा काम वो करते हैं। सारा काम वो करते हैं। ठीक है। तो हमारा अब अगर किसी का काम रह गया है तो मतलब मैयत जो है क्या नाम इसका उसको हौसल दे के हाँ जी, वो जापानी के हवाले कर देते हैं। जापानी जो है उसके पैसे लेता है कि अस्पताल से जो है क्या नाम इसका मैयत रिसीव करके वो मस्जिद तक लेकर जहाँ पुलिस वगैरह से बातचीत करनी होती है तो नहीं, उसमें पुलिस का जो ज़रूरत होती है। नहीं पुलिस का जो मामला है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट उस वक्त होती है कि कोई अनहोनी बात हो जाए, अच्छा, उसके साथ कोई हादसा हो जाए या घर के अंदर अकेला रहता है उस वक्त उसकी डेथ हो जाए, तो तब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। वो इसलिए होती है कि पुलिस शक करती है क्योंकि घर में अगर अकेला मरा, किसी ने मार तो नहीं दिया, तो पुलिस थोड़ी इन्वॉल्वमेट हो जाती है। अगर अस्पताल के अंदर उसकी डेथ हुई है तो फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती है। फिर क्या नाम इसका वो आप जो फ्यूनरल कंपनी वाला उसको फ़ोन करेंगे, वो आएगा,
जहाँ आपने उसको गसल देना है बता दें उसको, तो वहाँ वो ले आएगा, हाँ। गसल दे के डेड आपका बॉडी। मतलब है कि जिस तरह तगो करके मेहनत करके पहले वक्त में आप मैयत को पाकिस्तान पहुंचाने का इंतजाम करते थे, उस वक्त काफी मेहनत दरकार होती उस थी एम्बेसी का। वक्त उस वक्त काफ़ी चीज़ें, क्योंकि पेपर वर्क भी खुद करना पड़ता था, डेड बॉडी को रिसीव भी खुद करना पड़ता था, और एयरपोर्ट पे कार्गो के अंदर पहुंचाना भी खुद होता था। सही। तो उस, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था ना, असल में नगोया में एक बंदे की डेथ हुई थी, वो हॉस्पिटल से बाहर जो है क्या नाम इसका, हॉस्पिटल में दाखिल था, फिर वो किसी कोई चीज़ लेने 7-Eleven पे गया तो वहाँ उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। उस वक्त जापानीज जो करता था उससे जब रब्ता किया तो, क्योंकि जुमेरात का दिन था, जुम्मे को फ्लाइट थी, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई वैसे तो हम 100 मान लेते हैं, हाँ। लेकिन ये इमरजेंसी है तो कुछ प्लस जो है वो रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे। तो ठीक मैं है। और चौधरी शायद दोनों उस वक्त काफ़ी हमारी दोस्ती भी थी, अब वो पाकिस्तान चले गए, पाक जापान न्यूज़ वाले जापान न्यूज़ वाले। ठीक तो है। हम दोनों ने फिर फैसला किया, मैंने बोला यार हम तजर्बा करके देख लेते हैं, देखते तो रहते हैं कि कैसे करता है वो। चलें, आपने जो इशायत का जिक्र किया तो इस जिक्र के साथ फिर हम सहाफत का जिक्र भी करेंगे कि यहाँ स्टार्ट पे चंद अखबार होते थे जिसमें वाज़े हक भी शामिल था, और शेख अख्तर साहब का अखबार होता था क़यादत, और ज़ुबैर साहब का उर्दू नेट, और इसके अलावा चौधरी शाहिद साहब जो है पाक ज़बान के नाम से वेबसाइट जो है वो वेब अखबार होते थे उस वक्त। व्हाट्सअप और यूट्यूब वगैरह, ये क्या है अपना फेसबुक वगैरह ये नहीं होता था, तो वही जरिया होता था। 24 घंटे के बाद न्यूज़ लगती थी और लोगों के सामने बात आती थी कि एक पूरे दिन में क्या जापान के अंदर हुआ। लेकिन इसके बाद जब ये सोशल मीडिया जो मुतहरक हुआ, इसमें मुख्तलिफ एप्ली आ गई और लोगों ने वो डाउनलोड करके वो करना शुरू कर दिया, तो अब हर कोई हाथ में मोबाइल पकड़ लेता है तो वो समझता है कि वो साफी हो गया। क्या है साफी ऐसे ही है, ये साफी पेशा ऐसे ही है। बेसिकली जापान में अगर आप बोलो कि सहाफ़ी मौजूद हैं तो वो तो नहीं है। सही है। मेरी नज़र में तो कोई, जैसे मेरा ख्याल शायद ज़ुबैर साहब जो उर्दू नेट वाले हैं उन्होंने शायद जर्नलिज्म किया हुआ। बिल्कुल। उसके अलावा तो आप जो चैनल या जो भी उन्होंने अपना बनाया उसके नुमाइंदे आप कह सकते हो, बाकायदा सहाफ़ी जो है यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। और मुझे तो बहुत हैरानगी होती है कि जब वो बहुत सारे जो जापान में रहते हैं वीलॉग्स बना रहे होते हैं जापान के ऊपर, या जापान के वीज़े सिस्टम के ऊपर बना रहे हैं या नौकरियों के ऊपर बना रहे हैं, तो वो 80% जो है उसमें झूठ होता है। हाँ। क्योंकि वो मैं कईयों के देखे हैं, वो कह रहे हैं कि आ जाओ जापान में, आ जाओ जापान में जो है नौकरी है, 8 लाख रुपये पाकिस्तानी, 8 लाख 10 लाख रुपए जो है वो तनख्वाह मिलेगी, और मतलब ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे जापान में तो सारे कंपनियां, पाकिस्तान से लोग आना शुरू हो हाँ, जाते। जिससे जो प्रॉब्लम हो रही है ना इस वक्त वो ये हो रही है कि अब 30-30 40-40 लाख रुपए लोग देकर आ रहे हैं, सही। 15 दिन के वीज़े पे आते हैं वहाँ, ये यहाँ से जो वीडियो बना के उनको मिसगाइड करते हैं, उससे होता ये है कि वो आ जाते हैं लेकिन आके यहाँ मुसीबत में फंस जाते हैं। हाँ, ऐसे ही। ज़ाहिर उनको मशवरा दे देते हैं कि जी आप पॉलिटिकल स्टे डाल दो। बेसिकली पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल स्टे के अंदर नहीं आता है। अगर आप ये कहो कि भाई मेरे भाई ने जो है वो कातलाना कत्ल करने की कोई साजिश कर रहा है, तो ये पॉलिटिकल स्टे में नहीं आता है। सही है। लेकिन ये पेपर ले लेते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से पेपर ले लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी को पॉलिटिकल स्टे दी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी नुमाइंदे हैं यहाँ, 2-4 कौमी अखबार हैं जिसके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, तो वो क्या अपना हक सहाफ़त अदा कर रहे हैं? वो जो वकूआ वाक़यात यहाँ होते हैं, या मुख्तलिफ सियासी जमातें या दीनी जमातें कोई मजहबी त्यौहार पे या सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान का कौमी दिन मनाती हैं, तो क्या वो उनकी कवरेज सबकी बिल्कुल ईमानदारी से सहाफ़त के मेयार के मुताबिक अदा कर रहे हैं वो सारे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब है कि आप जर्द सहावत कह सकते हो जापान के अंदर, जब से लोग किसी टीवी चैनल के कुछ नुमाइंदे बने हैं, उन लोगों ने जर्द सहावत शुरू की है, लिफाफा सहावत जिसको आप कहते हो वो शुरू की हुई है। पैसे दो आपकी खबर लग जाएगी। फिर साफियों ने ये किया हुआ कि अपने अपने ग्रुप बंदियाँ की हुई हैं, और वही ग्रुप जो है उसी की खबरें ऊपर नीचे करके वो लगा के। और वैसे जो
रिपोर्टिंग जो करते हुए मैंने अभी तक देखा है ना, तो उसमें ज़्यादातर यही होती है कि वो न्यूज़ देख ली टीवी के ऊपर, उसी को उठा के उन्होंने आगे जाके उसको भेज दिया। तो बेसिकली ओरिजिनल न्यूज़ जो है ना कोई भी नहीं देता। और आप खुद कहोगे कि जाके जो अफसाफी का काम है कि वकूआ हुआ है तो वहाँ अपने कैमरामैन के साथ पहुंचे बनफसे नफीस और वहाँ के वाकया को फिल्म बंद करे और फिर जाके साबित करे। नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा, मैंने बहुत सारे, वो जब सुनामी का टाइम आया था उस वक्त भी जो है क्या नाम, मैंने देखे जो पाकिस्तान की टीवी चैनल पे खबरें चली थी कि टोक्यो तबाह हो गया और ये हो गया वो हो गया। लेकिन शायद जहाँ तक आपको याद हो कि वो पहले चंद दिन तो न्यूज़ आती रही हैं जियो पे भी, और नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन जो हकीकत है बाद में वो पता चला कि वो न्यूज़ देने वाला भी गायब हो गया। हाँ ये तो है, आपका पता लेकिन ना है। खरी खरी बात है तो खरी खरी तो होनी चाहिए ना, खरी लोगों खरी का तो बात करते हैं सारे। खरी खरी अब यही है ना कि उन्होंने भी दिहाड़ी लगानी होती है, वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। और उन्हें जान का ज्यादा जरूरी हो गया। हाँ। लेकिन यहाँ बहुत से पाकिस्तानी हैं नाजरीन जो कि उस वक्त सुनामी के टाइम जहाँ सुनामी आई थी उस जगह पे खुद पहुंचे हैं और अपनी गाड़ियां भर भर के सामान की यहाँ वहां पहुंच के तो लोगों की हेल्प की है। बच्चों के लिए दूध के पैकेट लेके गए हैं। हम उसमें शामिल थे, नईम गनी राय साहब भी, मैं खुद बनफ से नफीस वहां पहुंचा। और इस तरह पाकिस्तानियों ने इतना काम किया सुनामी के दौरान के इनके किंग जो है जापान के वो भी कदर करते हैं और हमारे हर आने वाले पाकिस्तान के सरबराह को उस वक्त बताया करते थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इन हालात में भी इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए और यहाँ रहे हैं। और पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है और जो है पाकिस्तानी कौम की तारीफ की जाती थी। तो नाजरीन आज हमारे साथ पीपल पार्टी के साबिक सदर भी हैं, तो इनसे एक आधा मैं क्वेश्चन इस लिहाज से भी करना चाहता हूँ कि जनाब इलेक्शन आ रहे हैं जनवरी के एंड पे, बल्कि पीपल पार्टी के बाद रहनुमाओं ने तो कह दिया कि 28 जनवरी को आ रहे हैं, तारीख भी दे दी है। तो क्या आने वाले इलेक्शन में आप देखते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है? नहीं, पीयूष पार्टी तो जहाँ भी खड़ी है वो खड़ी है, लेकिन मुझे जो शक है ना हाँ। कि जनवरी में इलेक्शन हो जाए। अच्छा, आपको यकीन नहीं है अभी? मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि जिस ठीक है। तरीके से जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं और जो अब तक मैं देख रहा हूँ मीडिया पे और इस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी, और मौसम भी कुछ जनवरी में इतना अच्छा नहीं होता, फिर हाँ। धुंध आ जाएगी, फिर डब्बे गायब हो जाएंगे। हाँ, तो ये लग ये रहा है कि शायद एन वक्त पे आगे अच्छा, इलेक्शन से भी ना हो जाए, कोई पता नहीं। ठीक है। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना वो नहायत ही ख़राब है। आप सही। सारे देखते हैं, हम भी देखते हैं बिल्कुल। जिस तरीके से हमारी मतलब है कि इनको एक्सपोर्ट जो है वो तबाह हुई है और जिस तरीके से महंगाई हुई है, तो इसमें अभी कुछ सियासत दरकार है। की वक्त भी दरकार है और सियासत की बजाय सारी पार्टियों को जो मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, बजाय ये कि कुर्सी कुर्सी खेलने से गरीब आवाम का सोचना। जी नाजरीन, हमारा टाइम इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है, तो हमारे साथ थे साबिक सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी नईमुल गनी राई साहब, जिनके रफ़ाए अमा के लिए और समाजी खिदमात भी जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन पे सियासी चंद क्वेश्चन भी किए गए इलेक्शन के हिसाब से, तो इनको नज़र नहीं आता कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। वैसे भी मौसम और वेदर ऐसा होता है जनवरी में कि धुंधें काफ़ी होती हैं, फोग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी मुश्किलात पेश आती हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, जलसों के लिए। तो इसके बाद हम जो अगला प्रोग्राम करेंगे ये तसलसल सहाफत का जारी रहेगा, क्योंकि ये तो चंद बातें होती हैं जो टाइम की कमी के हिसाब से हम कोशिश करते हैं मैनेज करने की। हमारे एक यहाँ उसके बाद वेबसाइट हुआ करती थी जिसमें शान पाकिस्तान थी, लतीफ़ हसन नियाजी उसको चलाते थे। और फिर एक बड़ी ही दर्दनाक किस्म की भी जो है वो वेबसाइट थी जिसे पुकार कहते हैं, उसका भी बड़ा शोर शराबा था और उसने भी सबकी पुकार करा दी थी। हम इन बातों को भी सामने लाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। और जो दीगर वेबसाइट थी और जिसमें एक मिल्लत के नाम से थी,
और फिर शेख फयाज की आवाम न्यूज़ थी जिसको बाद में सेल कर दिया गया और किसी और आदमी ने उसको चलाना शुरू कर दिया। तो हम वेबसाइट की भी बात करेंगे और जो फेसबुक की अखबारात हैं बनी हुई, जो लोगों को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से बताते हैं कि वही साफ़ी हैं और वही सारा कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर पेज, वो फेसबुक पेज तो उनका कह सकते हैं आप, लेकिन उनका भी जिक्र होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता हम जापान के अंदर जो सहाफत कहा जाता है, जिसमें कि नईमुल गनी अराइन साहब के बकौल के सच कम होता है और झूठ ज़्यादा होता है, और उन्हीं खबरों की वजह से बाद सादा लोग पाकिस्तान से अपना जमा पूंजी सारी लगा के जापान आते हैं और फिर यहाँ आके तो वो रिफ्यूजी वीज़े डालते हैं और बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम और मुश्किलात में से वो गुजरते हैं। यहाँ उन्हें सोचा भी नहीं होता जो तकालीफ उन्हें यहाँ होती हैं। लिहाजा यहाँ आने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें। ये टिकटॉक या किसी भी यूट्यूबर के कहने के ऊपर जापान आने की कोशिश ना करें। अपने जो सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की जो जापान एम्बेसी है उससे मालूमात हासिल करें, उसके बाद फिर यहाँ आएँ। यहाँ पैसे दरख्तों पे नहीं लगे हुए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आज जो है प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आवाज़े हक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से फीडबैक भेजेंगे कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सके। इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।